कंट्रोल कोस्ट। ये प्रोसेस शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो इससे पहले हम 3 प्रोसेस कर चुके हैं। वो कौन कौन सी किए हैं हमने? पहला प्रोसेस था कोस्ट मैनेजमेंट प्लान, सेकंड वन इज़ प्रोजेक्ट कोस्ट एस्टिमेशन, और तीसरा जो हमने प्रोजेक्ट का प्रोसेस किया वो है रिटायरमेंट बजट। रिटायरमेंट बजट ये जो 3 प्रोसेसेस हमारे थे ये प्लानिंग फेज का हिस्सा है, मगर जो ये कंट्रोल कोस्ट प्रोसेस है ये प्लानिंग स्टेज नहीं है प्रोजेक्ट का, ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज में ये प्रोसेस आएगा। इसमें हम करते क्या है? कंट्रोल कोस्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट टू अपडेट द प्रोजेक्ट कोस्ट एंड मैनेजिंग चेंजेस टू कोस्ट बेस। बेसिकली इस प्रोसेस में हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूशन स्टेज के दौरान मॉनिटरिंग करते हैं कि जो हमने प्लान किया उसके लिहाज से हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। अगर हमारा प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, डी ट्रैक हो गया प्लान से, तो उसे हम वापस ट्रैक पर लाने के लिए कौन कौन से एक्शंस प्रोजेक्ट मैनेजर ले सकता है, वो सब कुछ इसी में प्रोसेस में हम डिस्क्राइब करेंगे। कंट्रोल कोस्ट प्रोसेस, इसको करने के लिए हमें चंद एक चीज़ें इनपुट्स में मौजूद होनी चाहिए। उनके ऊपर जो चीज़ें इनपुट में मौजूद होंगी उनके ऊपर हम चंद एक टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और उसके नतीजे में चंद एक चीज़ें हमें हासिल होंगी, तो वो हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे मौजूद है। इनपुट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें पहले से मौजूद होनी चाहिए? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स, कौन कौन से प्लान्स होने चाहिए? कोस्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, कोस्ट बेसलाइन और परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन। कोस्ट बेसलाइन इधर है, ये इससे पहले हमने प्रोसेस डिटरमिन बजट किया था, उसके आउटपुट में हमारे पास क्या चीज़ बनी थी? कोस्ट बेसलाइन। बेसिकली ये हमारा क्या था? प्रोजेक्ट का बजट था। इसके अप्रूव शक्ल, मतलब जब हमारा स्पॉन्सर या हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारी कोस्ट बेसलाइन को अप्रूव कर दे तो वो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है? प्रोजेक्ट का बजट। ये देखें, इस प्रोसेस में हमारा इनपुट बना हुआ है, मतलब पहले से मौजूद है, क्योंकि ये पिछले प्रोसेस में हम चीज़ पहले से परफॉर्म कर चुके हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट का बजट मौजूद है। इसी प्रोजेक्ट के बजट को देखते हुए हम एग्जीक्यूशन स्टेज में जो एक्चुअल डेटाज है, एक्चुअल अप्लाई हो रहे हैं एग्जीक्यूशन स्टेज में, उसे मॉनिटर करेंगे और उसे कंपेयर करेंगे अपने प्लान बजट के साथ। कंट्रोल प्रोसेस में मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्सपर्ट जजमेंट है, डेटा एनालिसिस है, अर्न वैल्यू एनालिसिस है, वेरिएंस एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रिजर्व एनालिसिस और परफॉर्मेंस इंडेक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। एक्सपर्ट जजमेंट आपको पता है जी, एक्सपर्ट बंदा हमें एक्सपर्ट गाइडलाइन देता है कि अगर प्रोजेक्ट डी ट्रैक हो चुका है, मतलब जो एक्टिविटी हमने प्लान की है कोस्टिंग के लिहाज से, जो हमारे पास बजट है किसी एक्टिविटी को करने के लिए, अगर उससे ज़्यादा या कम हो तो उसे हम ट्रैक पर लाने के लिए कि कौन कौन से स्टेप्स लेंगे वो एक्सपर्ट हमें अपनी गाइडेंस दे सकता है। तो एक टूल टेक्निक एक्सपर्ट जजमेंट है और सेकंड वन है डेटा एनालिसिस। कौन कौन से हम एनालिसिस करेंगे? बेसिकली हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेज में जो डेटा मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं उसके सूरत में हमारे पास जो डेटा हासिल होता है वो रॉ डेटा होता है। जिस तरह हमने ये एक्टिविटी प्लान की, एक्टिविटी हमें पता चल गया जितने % कंप्लीट हो गई, वो जो उसकी कंप्लीशन टाइम और कंप्लीशन मतलब एक्टिविटी की एक्चुअल कॉस्ट है, वो हमारे पास रॉ डेटा की शेप में मौजूद होती है। उस डेटा को मुख्तलिफ हम एनालिसिस के थ्रू एवेलुएट करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस किस तरह, मतलब प्रोजेक्ट की हेल्थ किस तरह है, वो ऑन बजट है, बिहाइंड बजट है या ओवर बजट है। जिस तरह भी हम इन एनालिसिस के बना पे ये चीज़
बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरफ सक्सेस की तरफ जा रहा है या फिर इसके ये ओवर बजट हो रहा है। इसमें ये डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। अन वैल्यू एनालिसिस है। अन वैल्यू एनालिसिस में हम बताते हैं कि बताते हैं कि हमने कितने परसेंट तक काम कर लिया, इसमें कितने कॉस्ट हमने प्लान की थी, एक्चुअल कितनी उधर खर्चा आया हमारा। बेसिकली हम कंपेयर कर रहे होते हैं उधर प्लान और एक्चुअल को। ट्रेंड एनालिसिस है, ये आगे आपको बताएगा। ये सब कुछ ना एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये एनालिसिस हम किस तरह परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी बेसिकली परफॉर्मेंस बताती है प्रोजेक्ट की। इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो आगे डिस्क्राइब में करूँगा किस तरह हम ये कैलकुलेट करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तफसील से आपको पहले बता चुका हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। और फर्दर इधर मैं आपको बताता जाऊँ कि ये बेसिकली सॉफ्टवेयर और टूल्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। इधर से इजीली हम ये सारा डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बेसिकली कंट्रोल कॉस्ट में। जिस तरह आजकल प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्राइमावीरा P6 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पर लिया जाता है और इसके थ्रू हम अपनी एक्चुअल्स देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट के कितने एक्चुअल्स अप्लाई हो चुके हैं, एक्चुअल कितनी कॉस्ट एक्टिविटीज़ पे आई है और हमने प्लान क्या किया था, और उसे कंपेयर करके हम परफॉर्मेंस जज कर सकते हैं। आउटपुट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, हमारे पास एक रॉ डेटा एग्जीक्यूशन स्टेज में हासिल होता है कि जी हमने कितना काम परफॉर्म कर लिया। उस रॉ डेटा को जब हम एनालिसिस या उसका एनालिसिस करते हैं, एवेलुएशन करते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास कोई फैक्ट मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे हम मीनिंगफुल डेटा आगे प्रेजेंट कर सकें अपने स्पॉन्सर को या किसी और जो रेलिवेंट पर्सन है जिसे हमने रिपोर्टिंग करनी है, उसे हमारे पास एक मीनिंगफुल डेटा मिल जाता है इन एनालिसिस के थ्रू या इंडेक्स जो भी ये टूल्स एंड टेक्निक से इस्तेमाल करके। उसके नतीजे में हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस डेटा जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आफ्टर एवेलुएशन। उसके नीचे सेकंड वन है कॉस्ट फोरकास्ट। कंट्रोल कॉस्ट में सिर्फ आपने परफॉर्मेंस नहीं देखनी होती, इसके नतीजे में आप फोरकास्टिंग कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट की, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इन फ्यूचर आपका प्रोजेक्ट किस तरफ जाएगा, ओवर बजट होगा, अंडर बजट होगा या ऑन बजट होगा, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये प्रेडिक्ट बेसिकली हम किस तरह करते हैं, ये बेसिकली जो आपकी करंट परफॉर्मेंस हो, मतलब अगर आप ऑन बजट हो तो आप कह सकते हो इन फ्यूचर कि मैं ऑन बजट अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूँगा। अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टेज किसी पॉइंट पर आप देखते हो कि नहीं मेरा प्रोजेक्ट ओवर बजट है, तो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ आप नहीं मैनेज कर पाओगे कि आप ऑन बजट कंप्लीट कर सको अपना प्रोजेक्ट। तो आपकी करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए आप फोरकास्ट करोगे कि जी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ओवर बजट होगा और कितने परसेंट होगा, ये आप इंडिकेट कर सकते हो। यानी बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, उसका काम एक परफॉर्मेंस देखना है प्रोजेक्ट की और उस परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए उसकी फोरकास्टिंग करना है। आगे आपको ये थर्ड वन आउटपुट में नज़र आ रहा है, चेंज रिक्वेस्ट।
क्योंकि इसमें चेंज रिक्वेस्ट फ्रिक्वेंटली होगा, क्योंकि आप इधर परफॉर्मेंस आप नहीं देखोगे कि अगर ओवर बजट हो गया, अगर ओवर बजट होता है आपका प्रोजेक्ट, हो सकता है आपको कोई कंटीजेंसी रिजर्व या मैनेजमेंट रिजर्व इस्तेमाल करना पड़े। मैनेजमेंट रिजर्व के लिए आपको कहा था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। अप्रूवल है किस प्रोसेस के थ्रू आप लेंगे? चेंज रिक्वेस्ट प्रोसेस के थ्रू। ये चेंज रिक्वेस्ट इधर इस वजह से आया। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपडेट्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान्स हैं, उनमें से किन किन प्लान्स के ऊपर हम अपडेट आएगी। जिस तरह कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान है, आपने कोई न्यू प्रोसीजर या पॉलिसी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टेज बनाई है तो आपका वो प्लान में एड अप हो जाएगी। कॉस्ट बेस लाइन है, जिस तरह जी आपका ओवर बजट हुआ, आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेटर सेंड किया कि मेरा प्रोजेक्ट चंद एक एक्टिविटीज़ डॉलर इन्फ्लेशन रेट की वजह से इंक्रीज़ होगी एक्टिविटी की कॉस्ट, तो एक्चुअली ज़्यादा कॉस्ट इस एक्टिविटी के ऊपर आई है, लिहाजा मुझे बजट में कुशन चाहिए थोड़ा सा। तो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेटर लिखेंगे कि जी चेंज रिक्वेस्ट के लिए तो मुझे बजट चेंज करके दिया जाए, उसमें ये जंक जो है ऐड किया जाए। तो कॉस्ट बेस लाइन उधर आपका प्रोजेक्ट बजट चेंज होगा, क्योंकि जैसे चेंज रिक्वेस्ट आती है वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी आपकी कॉस्ट बेस लाइन को। कॉस्ट बेस लाइन आपको अपडेट करनी पड़ेगी। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस लाइन है। परफॉर्मेंस बेसिकली हम मेजर करते हैं प्लान वर्सेस एक्चुअल। जैसे ही आपकी चेंज रिक्वेस्ट है, समझ लें आपको प्लान अपना चेंज करना पड़ेगा। जो प्लान आपने किया है उसमें चेंजिंग आएगी विद अप्रूवल ऑफ योर स्पॉन्सर और योर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नंबर 5 देखें आप प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स कौन से अपडेट होंगे। अजम्पशन लॉग है, बेसिक ऑफ एस्टिमेट्स है, कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट, लेसन लाइन रजिस्टर और रिस्क रजिस्टर। ये जो और एक चीज़ आपको बताइए, इनपुट में देखें आप प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है इन्होंने। प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट बेसिकली आपका जो बजट अप्रूव हुआ है उससे पीरियडिकली, मतलब आप क्वार्टरली कर लें, ईयरली कर लें, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के लिहाज से कि मुझे एक साल में इतना बजट एलोकेट करें, सेकंड रिलीज़ या दूसरे साल में इतना प्रोजेक्ट की रिलीज़ चाहिए, फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में इतनी रिलीज़ चाहिए। ये आपने पहले से मेंशन कर देनी है। आपने जब अपना बजट तैयार करना है तो उधर आपने पहले से अपने स्पॉन्सर को अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट बता देनी है, ताकि उस लिहाज से फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर सके आप। ये चंद एक इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो एनालिसिस हम करेंगे बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर वो लाई करेगा। एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस है हमारी, EVM है, अनवैल्यू एनालिसिस है। ये नंबर 1 चेक करें, EVM अनवैल्यू मैनेजमेंट, फोकस ऑन ट्रू कॉस्ट परफॉर्मेंस। मतलब ट्रू कॉस्ट परफॉर्मेंस है उसके ऊपर वो फोकस करेगी। व्हाट वी गोट फॉर व्हाट वी स्पेंड, मतलब एक्चुअल हमारे पास क्या आया और हमने खर्च क्या किया। व्हाट वी स्पेंड एंड व्हाट वी गोट, हमने क्या खर्च किया और हमें क्या मिला। बेसिकली इसी चीज़ का हम एनालिसिस करेंगे EVM में। उसके बाद सेकंड देखें हम बजटेड कॉस्ट ऑफ शेड्यूल PV प्लान वैल्यू जो है, ये PV से मुराद है प्लान वैल्यू। इधर बजटेड कॉस्ट आपने बतानी है शेड्यूल से, मतलब आपने एक हफ्ते के लिए अगर प्लान किया ना इतनी कॉस्ट नहीं चाहिए तो वो आपकी प्लान वैल्यू कहलाएगी। एक हफ्ते के लिए जो आपने अपनी कॉस्ट प्लान की है ना, मुझे इतनी रिक्वायर है, वो आपकी प्लान वैल्यू होगी। अगर BCWP बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म,
BCWP ये अर्न वैल्यू कहलाता है। ये बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये है जितने परसेंट आपने काम कंप्लीट कर लिया, जितने परसेंट आपने काम कर लिया, उस काम का आपने जो प्लान किया था प्लानिंग स्टेज में, उस काम के लिए जितने अमाउंट आपने प्लान की थी वो क्या हमारी क्या कहलाएगी, अर्न वैल्यू कहलाएगी। एक बार दोबारा आप सुन लें, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, मतलब जितना आपने काम कर लिया, जितना काम आपने कर लिया उसकी जो आपने प्लान की थी वैल्यू, प्लानिंग स्टेज में उस उतने काम के लिए जितनी प्लान की थी वैल्यू वो हमारी अर्न वैल्यू कहलाएगी। अगर ये डिफाइन किया, इट इज़ द वैल्यू दैट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बजट शुड हैव बीन एक्सपेंडेड टेकिंग इन द कंसिडरेशन वर्क परफॉर्म्ड अप टू द मोमेंट डेटा डेट। ये डाटा डेट इन्होंने मेंशन किया, डाटा डेट बेसिकली वो पॉइंट होता है, वो डेट या ड्यूरेशन, वो डेट होती है जिस डेट पर हम चेक करते हैं कि हमारा काम कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, कितने एक्चुअल कॉस्ट हमारी उसके ऊपर आई है और कितना रिमेनिंग हमारा काम पड़ा। डेटा डेट बेसिकली वो पॉइंट है जिसके ऊपर हम डेटा कलेक्ट करते हैं ये एनालिसिस, अर्न वैल्यू एनालिसिस करने के लिए। दिस इज आल्सो नाउन एज अर्न वैल्यू। आई एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ फिजिकल वर्क एक्चुअली परफॉर्म, मतलब जितना काम आपका हो गया उसे भी आप अर्न वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। ACWP एक्चुअल कॉस्ट वर्क परफॉर्म, प्लान तो आपने किया था इतने काम के लिए इतनी अमाउंट मुझे चाहिए, वो आपकी अर्न वैल्यू है, मगर जो एक्चुअली कॉस्ट आई है आपकी, मतलब एक प्लान चीज़ है, प्लान आपने साइड पर रख ली थी, मैंने इस चीज़ के लिए इतने पैसे रखे, मगर जब एक्चुअली आप बाज़ार में वो चीज़ लेने जाते हो तो पता चलता है कि 5 रुपये 10% ज़्यादा है या कम है उसका रेट, तो वो जो एक्चुअल कॉस्ट है उसे हम AC से इधर शो करवाया गया, एक्चुअल कॉस्ट वर्क परफॉर्म। अब ये चीज़ें आपने याद रखनी है, PV प्लान वैल्यू, PV अर्न वैल्यू, AC एक्चुअल कॉस्ट, बेसिकली यही वैल्यूज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे जाके अपने अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में, इसके अलावा वेरियस एनालिसिस में और ट्रेंड एनालिसिस। ये डिफरेंट एब्रीवेशन मैंने फार्मूलाज के लिहाज से वो बताए नीचे, ये वेरियस एनालिसिस के फार्मूले, कॉस्ट वेरियंस का क्या है, अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, शेड्यूल वेरियंस का क्या है, अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। आगे है परफॉर्मेंस इंडेक्स। परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी सिंपल वो है, मगर इधर डिवाइड करेंगे, उधर आप वेरियंस में माइनस हो रहा था, मगर इधर वही चीज़ डिवाइड हो रही। ये एक छोटी सी एग्जांपल है आपको अर्न वैल्यू और वेरियंस एनालिसिस का कंसेप्ट समझाने के लिए। ये एक प्रोजेक्ट है, जैसे कि ओपन हुई, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन अ गवर्नमेंट फंडेड 4-week प्रोजेक्ट, डिटेल ऑफ बजट अप्रूव्ड आर गिवन बिलो। ये 4 हफ्तों का टोटल प्रोजेक्ट है, मतलब शेड्यूल हमारे पास कितना, 4 week। इसमें हमने करना क्या, एक क्रिकेट ग्राउंड है उसकी फेंसिंग करनी है, ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट ये है, स्कोप ये है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग क्या होता है, उसकी बाउंड्री वाल वो हमें तैयार करते हैं। तो वीक 1 है, इधर से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है वीक 1 से। वीक 1 में बजटेड डिलीवरेबल है, इसे हम हमारे पास जो हम काम परफॉर्म करेंगे उसे डिलीवरेबल A का नाम दे दिया। उसके ऊपर जो हमने प्लान किया था हमारा बजटेड कॉस्ट वो कितनी है, ये 11,500 लिखा हुआ है। इस तरह वीक सेकंड है, वीक सेकंड में देखें 14,500 है। वीक 3 में डिलीवरेबल C है 17,500 है।
डिलीवरेबल डी है वीक 4 में। उधर हमारे पास इतनी हमने बजट में प्लान किया हुआ है कि हमारा बजट 4 वीक के चौथे हफ्ते इतना इस्तेमाल होगा। अब वीक 1, वीक 7, वीक 3, वीक 4 ए बी सी और डी, अगर इन सब का सम करें डिलीवरेबल ए, डिलीवरेबल बी, डिलीवरेबल सी, डिलीवरेबल डी, तो हमारे पास ये क्या चीज़ बन जाएगा, प्रोजेक्ट का हमारे का बजट बन जाएगा सारा। अब नीचे चलते हैं। इसके अलावा हमें क्या डेटा गिवन है, टुडे इज द एंड ऑफ थर्ड वीक। ये आपको नज़र आ रहा है थर्ड वीक। कहते हैं कि आज तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन है, एंड ऑफ थर्ड वीक। फॉलोइंग वर्क कुड बी परफॉर्म टिल डेट। ये जो नीचे काम बताया गया है ये इस दिन तक कंप्लीट हो गया या हुआ है। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म पर डिलीवरेबल है। डिलीवरेबल है जो हमारे पास 100% ऑफ प्लान वर्क, यानी 100% ये जो चीज़ है वीक 1 की वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा सेकंड देखें आप, डिलीवरेबल बी भी 100% है। डिलीवरेबल सी, ये सी है, सी उन्होंने कहा 80% ऑफ प्लान वर्क। जो हमने प्लान किया था काम, प्लान हमने क्या किया था कि इतनी अमाउंट है, इतनी अमाउंट में ये कंप्लीट हो गया, मगर वो कह रहे कि 80% वर्क कंप्लीट हुआ, 20% भी नहीं है। और डिलीवरेबल डी वो 0% है, वो तो अभी शुरू नहीं होगा। इस वक्त इस पॉइंट पर हम खड़े हैं, मगर इस पॉइंट का कंप्लीट 100% नहीं है, 80%। अब और ये नेक्स्ट आप देखें, एक पॉइंट और उन्होंने मेंशन किया है, कम्युलेटिव एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म के स्टेटस। कम्युनिटी का मतलब है सम, मतलब जितने ऊपर वाले पहले डिलीवरेबल हो चुके हैं उनका सम मिला के जो एक्चुअल हमारे पैसे लग चुके हैं इस काम को करने पर, वो कितने हैं, 42,200 रुपीज़। एक्चुअल कॉस्ट बेसिकली AC, वो ऊपर आपको मैंने एब्रिविएशन बताया था एक्चुअल कॉस्ट, उसे AC से हम डिनोट करेंगे। अब टोटल प्रोजेक्ट बजट की तरफ आते हैं। देखो डिलीवरेबल ए, डिलीवरेबल बी, डिलीवरेबल सी, डिलीवरेबल डी, इनका सम किया जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो हमारा टोटल प्रोजेक्ट बजट कहलाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट प्लान शेड्यूल, बेसिकली ये 4 वीक का था, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। इधर मैंने मेंशन कर दिया कि प्लान शेड्यूल हमारे पास कितना है, 4 वीक है। प्रोजेक्ट डाटा डेट या स्टेटस डेट, ये देखिए टुडे इज द एंड ऑफ थर्ड वीक। थर्ड वीक पर हमारे पास ये सारा डेटा, ये जो डेटा मौजूद है कितना हमारा काम हुआ वो थर्ड वीक है। जो मैंने कहा जिस पॉइंट पर खड़े होकर हम डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे वो हमारा डेटा डेट या स्टेटस डेट कहलाएगी। ये देखिए थर्ड वीक हमारे पास डेटा डेट या स्टेटस डेट आ गई। अब हमने बताना है कि एक्चुअली हमारे पास कितने परसेंट जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जो हमने प्लान किया था थर्ड वीक तक हमारा कितने परसेंट काम कंप्लीट हो चुके हैं, वो हम किस तरह करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ये क्या चीज़ है हमारे पास, प्रोजेक्ट डाटा डेट डिवाइडेड बाय प्रोजेक्ट प्लान डेट। प्लान शेड्यूल था 4 वीक, जबकि डेटा डेट हमारी थी। उसके लिहाज से हमने कंपेयर किया तो हमारे पास कितने परसेंट काम निकला, 75% हम काम कंप्लीट कर तकरीबन कंप्लीट होना चाहिए था। डेटा डेट तक कितने परसेंट कंप्लीट काम हमारा होना चाहिए, 75%। वीक 1, वीक 2 और वीक 3। इस डेटा डेट अब बताता है कि इस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह वीक 3 में। वीक 3 तक हमारा 75% काम कंप्लीट होना चाहिए था, जबकि ये जो है
25% ये रिमेनिंग काम अभी रहना था। इधर वही चीज़ मेंशन उन्होंने कर दी, जिस तरह से हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए कि प्लान कितने परसेंट काम हमारा हो चुका है। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट ऑन डेटा। एक्चुअल कॉस्ट बेसिकली ये आपको नीचे कम्युनिटी एक्चुअल कॉस्ट में बता दी थी कि ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है उनकी एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास कितनी आई है, 42,000। ये 42,000 आप देख लेंगे इधर एक्चुअल कॉस्ट में मेंशन किया हुआ। अब आते हैं प्लान कॉस्ट ऑन डेटा डेट। डेटा डेट तक हमारी जो प्लान है, जो प्लान हमने किया हुआ है डेटा डेट तक, डेटा डेट 3 वीक या 3 वीक में हमारे पास कितने डिलीवरेबल्स हैं जो हम कर रहे हैं, वीक 1 वीक 2 वीक 3, इसमें 3 डिलीवरेबल्स हैं, डिलीवरेबल ए, डिलीवरेबल बी, डिलीवरेबल सी। तो उनका जो सम होगा, ये देखो डिलीवरेबल ए, डिलीवरेबल बी और डिलीवरेबल सी। डेटा डेट तक प्लान कॉस्ट हमारी क्या कहलाएगी, इनका जो सम करेंगे वो हमारी प्लान वैल्यू बन जाएगी। उस डेट तक प्लान वैल्यू इतनी है, मगर एम वैल्यू हमने काम कितना किया, एम वैल्यू क्या है, काम कितना किया। ए जो हमारा 100% कम्प्लीट हो चुका है, बी 100% कम्प्लीट हो चुका है, जबकि सी डिलीवरेबल 80%। ये हम किस तरह एम वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ए हमारे पास कितना था, 11,500, 11,500, 10% 10 डिवाइडेड बाई 100, बी 14,500, 14,500, 100 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, परसेंटेज को ला दिया कि 100% कम्प्लीट है। सी की तरफ है, सी की जगह सी की वैल्यू, सी हमारे पास क्या था, ये देखो वेरिएबल सी 17,500, 70,500। सेम ऊपर से हमने वैल्यूज ली है, उनकी जो कितने परसेंट का वर्क कंप्लीट हो गया उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दी। 80% का 80 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 हमारे पास आ गया। प्लान हमने क्या किया था, प्लान हमने किया था कि इतने हमारा खर्चा आएगा डेटा डेट तक, मगर हमने उस डेट तक कितना किया खर्चा, 40,000। तो ये जो टर्म्स है, इन्हीं टर्म्स को हम वेरिएंस में इस्तेमाल करेंगे, अपने ट्रेंड एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स प्रोजेक्ट इंडेक्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली इसके थ्रू हम बताएंगे हमारा प्रोजेक्ट किस तरह मूव कर रहा है। चेक करें, प्लान हमने इतना किया था, मगर ये देखें मतलब हमने काम इतना किया उस डेट तक, मतलब हम उस डेट से बिहाइंड है ना, आपको नज़र आ रहा है ना, क्योंकि इधर 80, इधर तो हमारा 100% कम्प्लीट होना चाहिए था, सी डिलीवरेबल वीक 3 तक कम्प्लीटेड है एंड तक। तो ये जो वेरियंस आ रहा है हमारा 20% का, वो हमारा वेरियंस एनालिसिस कहलाएगा। बाकी फर्दर जो कैलकुलेशन है, फार्मूलाज आपको मैंने बता दिए। ये आपको स्लाइड में दोबारा मैं शो करवा देता हूँ। ये सब चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि हम किस तरह प्रोजेक्ट्स की लेंगे। इन्हीं चीज़ों को हम आगे वेरिएंस एनालिसिस फार्मूला और परफॉर्मेंस इंडेक्स में यूज़ करेंगे। कॉस्ट वेरिएंस अनवेरिएंट को मैनेज करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, शेड्यूल वेरिएंस के लिए एन वैल्यू को मैनेज करेंगे प्लान वैल्यू से। जो फार्मूला आएगा वो कॉस्ट वेरिएंस और शेड्यूल वेरिएंस कहलाएगा। इस तरह कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, CPI कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, SPI शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है। उसे हम सिंपल इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को। फर्दर कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट क्लास में हमारी जो मेकअप क्लास है या फिर हमारी जो संडे क्लास है उसमें हम ये कवर करेंगे।
बकायदा इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि ये वैल्यूज़ हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे और इसे अपनी रिपोर्टिंग में इस्तेमाल करते हुए हम एवेलुएट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट की हेल्थ किस तरह, प्रोजेक्ट ऑन बजट है, अंडर बजट है या बिहाइंड बजट, जिस तरह भी है ये परफॉर्मेंस आपको इंडिकेट करेंगे ये एनालिसिस। आज का लेक्चर हमारा बस इसी पर बेस कर रहा था और फर्दर जो कंट्रोल कॉस्ट का प्रोसेस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।